Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to new lecture of series data structure and algorithms. आज के लेक्चर्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक रह गया था कि हाउ टू एनालाइज टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, और ये चूँकि एक लंबा चौड़ा टॉपिक था और इसके लिए अच्छी खासी मैथ्स भी आना ज़रूरी है, तो इस वजह से इसको एक अलग लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर इसको हमने डिस्कस किया है। और व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली कि हमने देखा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिव एल्गोरिथम, या मतलब लूप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, हाउ लूप्स बिहेव, और किस तरीके से अपनी बॉडी को वो आइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा बैकग्राउंड कि व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आइट्रेशंस। आइट्रेशन मतलब व्हेन यू वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड। ठीक है, तो इस सिंगल इंस्ट्रक्शंस के बारे में तो हमने देख लिया था। तो अब हमने कहा था कि व्हाट इफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स इन एन एल्गोरिथम। तो हमने कहा था कि ये रिपीटिशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करते हैं। देयर मे बी लूप्स और देयर मे बी रिकर्जन्स। और लूप्स में हमारे पास बेसिकली दो लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। दोनों का बिहेवियर हमने डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल कम टू रिकर्जन्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइट्रेटिव और रिकर्सिव के अंदर फ़र्क क्या है? मीन्स आइट्रेटिव से मेरी मुराद यहाँ पे लूप्स है, मतलब लूप्स वर्सेस रिकर्जन। तो दोनों एक ही पावर के होते हैं। लूप्स के अंदर क्या होता है कि आप किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना है तो आप उस कंडीशन को सेट करते हैं जो लूप के अंदर होती है। जबकि रिकर्जन के अंदर क्या होता है कि आप एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बार बार किसी कंडीशन की बेस पे। उस कंडीशन की बेस इसलिए कि उसको रुकना भी होता है। अगर हम वो कंडीशन या एंकर कंडीशन या स्टॉपिंग कंडीशन जिसे कहते हैं, अगर वो हम मेंशन नहीं करते हैं तो वो तो इन क़यामत तक अपने आप को कॉल करता ही रहेगा। ठीक है, इल्ला ये कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है ये हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, जहां हम रिकर्जन्स की स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये रिकर्जन बज़ाहिर एक जैसे और लूप्स बज़ाहिर एक जैसा बिहेवियर देने के बावजूद डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि स्पेस वाइज रिकर्जन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है लूप के मुकाबले में। ठीक है, और उसी में से हमें फिर ये भी पता चलेगा कि इनफैक्ट उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी हायर होती है विद रिस्पेक्ट टू लूप्स। तो लेकिन ये है कि रिकर्जन इज़ कंसिडर्ड अ वेरी, आप समझें कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके अपने बहुत से बेनिफिट्स भी हैं जो आप किसी प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर उसको हम देख लेंगे कभी पढ़ने का मौके मिला तो अभी तो सिर्फ ये कि रिकर्जन काम कैसे करती है। तो फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और वो कंडीशन की ज़रूरत इसलिए कि अगर कंडीशन हम नहीं लगाएंगे तो वो इनफिनिटली अपने आप को कॉल करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो हमें उसके जो अपने आप को कॉल करने को रोकना है तो उसके लिए कोई कंडीशन हमें चाहिए होती है। ठीक है, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली। अब सवाल ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग अ फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ। तो हमने कहा कि वो पहुंचेगा किसी एंकर कंडीशन पे। तो खैर एंकर कंडीशन पे कैसे पहुंचेगा? तो स्लाइट मॉडिफिकेशन इन पैरामीटर्स। देखें, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अ फंक्शन इज़ कॉल्ड विद अ पैरामीटर n, और हमने कहा कि भाई ये अपने आप को कॉल करता रहे यहाँ तक कि जो इनपुट का साइज़ है वो n के बजाय 1 हो जाए। तो अब ये कि इस n वाले इनपुट को 1 तक जाने के लिए जब अगली दफ़ा हम कॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस केस में n डिवाइड बाई 2 किया है ताकि जितना भी इनपुट था अगले स्टेप में हाफ ऑफ द इनपुट हो जाए। फिर जब अगली दफ़ा कॉल करेगा तो वो मज़ीद हाफ हो जाएगा और होता होता वो 1 तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब इस पैरामीटर में चेंज ज़रूरी है। आप इसको n-1 भी कर सकते हैं। तो n अगले स्टेप में n-1 होगा, उससे अगले स्टेप में जब ये कॉल करेगा तो एक मज़ीद माइनस कर रहा है तो n-2, तो फिर वो करता करता आखिर में n-n हो जाएगा n कॉल्स के बाद। तो वो सॉरी उससे एक स्टेप पहले, तो जब भी यहाँ पे a(1) हो जाएगा, ठीक है, तो उस सूरत में ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमें पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं
ताकि हम उस एंकर कंडीशन तक पहुंच सकें, ठीक है। तो द पर्पज इज टू रीच द एंकर कंडीशन। एंकर कंडीशन क्या होती है? इट्स इन फैक्ट द स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है, द पॉइंट एट विच द रिकर्सिव कॉल्स विल कम टू एन एंड, ठीक है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल इसकी बहुत ही एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। जाहिर बात है, ऑफ कोर्स हम जब किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बड़ा बेसिक और बहुत द सिंपलेस्ट वन से शुरू करते हैं। तो देयर इज़ एन एल्गोरिथम which takes n as parameter, n is the input size, and this algorithm will do something. So there are some lines of code that are actually working, और उसके बाद आप यहाँ पे एक एंकर कंडीशन लगाते हो कि if n becomes 1, so you have to just return 1. You will not call this function again, otherwise you will call this function again with a parameter n minus 1, reduced parameter, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है। इसमें एक्चुअल वर्किंग क्या हो रही है वो हम नहीं बता रहे, हम इसकी एंकर कंडीशन और जो जहाँ पे हम इस फंक्शन को अगली दफ़ा कॉल कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो अब इसकी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन कैसे बनेगी? तो सपोज दिस सम लाइंस ऑफ कोड टेक सम टाइम, ठीक है। इसकी कोई कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? देखिए, इंडिविजुअल लाइंस की तो आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाई है। तो सपोज देयर आर सम लाइंस ऑफ कोड और यहाँ पे एक कंपैरिजन भी हो रहा है, तो टोटल कम्प्लेक्सिटी आपकी इस कोड को एग्जीक्यूट करने में और फिर ये कंपैरिजन करने में, सपोज इट इज़ सम कांस्टेंट सी, कांस्टेंट टाइम सपोज, ठीक है। और उसके बाद ये या तो कुछ रिटर्न नहीं, यानी कि या तो ये कॉल नहीं करेगा अपने आप को, या ये कॉल करेगा विद अ डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी कि टी ऑफ एन, द टाइम कम्प्लेक्सिटी टू convert input from output when input size is n, it will be some constant c plus the time complexity of the same algorithm when it is called by a parameter less than it was called previously. तो अगर n पैरामीटर था तो ये कुछ लाइंस ऑफ कोड से एग्जीक्यूट हुई, तो जाहिर बात है टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम उसको तो ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस अब अगली दफ़ा जो कॉल हो रहा है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऐड होगी। तो अगली दफ़ा जब कॉल हो रहा है तो वो n-1 पैरामीटर से कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब t ऑफ n-1, तो t ऑफ n इज इक्वल टू c प्लस t ऑफ n-1 जब n की वैल्यू 1 नहीं है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1, हमारे पास n की कोई वैल्यू बहुत लार्ज है और हम उसको रिड्यूस करते करते 1 तक लाएंगे। जब 1 होगा n की वैल्यू, when n इज इक्वल टू 1, उस सूरत में चूँकि कोई फंक्शन कॉल अलग से नहीं है, इसलिए हम इसको रिकर्सिवली डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि when n इज इक्वल टू 1 इट्स जस्ट सिंपली रिटर्न्स 1, ये दोबारा से अपने आप को कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सम लाइंस ऑफ कोड और इस कंपैरिजन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी c है और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसके साथ हम कुछ और प्लस नहीं करेंगे। लेकिन जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में हमें पता है कि ये वाला काम तो होगा ही होगा, सम लाइंस विल बी एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद दिस कंपैरिजन, और उसके बाद जिसको हमने c से किया डिनोट, और उसके बाद जो अगली दफ़ा की कॉल की कम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो here c इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ some lines of code and the comparison, and t of n-1 is the time complexity of the next recursive call, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले समझिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है वो रिकर्सिव इक्वेशन बनती है। अ फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ, फंक्शन t कॉल्स इट सेल्फ बट विद अ डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो होता क्या है, जब एल्गोरिथम ये अपने आप को कॉल करेगा विद पैरामीटर n, इट विल डू सम वर्क एंड उसकी कॉस्ट हमारे पास है c। उसके बाद इट विल कॉल इट सेल्फ विद डिफरेंट पैरामीटर n-1। तो जब n-1 से कॉल करेगा तो फिर भी क्या होगा, कुछ काम तो होगा जिसकी कम्प्लेक्सिटी c होगी, और उसके बाद ये अपने आप को, अब यहाँ n-1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2, तो इट विल कॉल
with a different perimeter and that will be one less than the previous one. तो n minus 1 से 1 लेस क्या हो जाएगा, n minus 2, और इसी तरह ये कॉल करता रहेगा यहाँ तक कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तो एल्गो में जब 1 पास होगा यहाँ पे, तो इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, तो ये कुछ लाइंस ऑफ कोड और कंपैरिजन के बाद सिर्फ 1 रिटर्न कर देगा। दोबारा से नए अब किसी को देखें एरो आगे नहीं जा रहा है, ये किसी को कॉल नहीं हो रहा, बस सिर्फ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी c जो है, जो हमने यहाँ पे भी डिफाइन की है और यहाँ पे भी डिफाइंड है, वो होगी। तो अब टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ये जिसमें ये एल्गो रन होगा वो क्या होगा, इट विल बी c प्लस c एंड प्लस अप टू c। अब ये टोटल कितने c's हैं ये देखें, 1 2 3 n minus 2 n minus 1 n, तो इनफैक्ट 1 to n टोटल n c's हैं। तो n मल्टीप्लाई बाय c, बिकॉज इफ यू ऐड c अप टू n टाइम्स इट बिकम्स n मल्टीप्लाई बाय c। तो n मल्टीप्लाई बाय c इज नथिंग अदर देन ऑर्डर ऑफ n। इसको हम ऑर्डर ऑफ n के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम वैसे भी, या कांस्टेंट फैक्टर को हम वैसे भी नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। हमने पहले बात की, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n, हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए कि फंक्शन की ग्रोथ किस ऑर्डर में हो रही है, लीनियर ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है, लॉगरिथमिक ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर ग्रोथ है, बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास वेरिएबल की पावर थी दैट वाज n पावर 1, ठीक है। अगर ये आप समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं। कि देखें, अभी तो हमने ये सीखा है कि हम रिकर्सिव इक्वेशन बनाते किस तरह हैं, ठीक है। ये हमने रिकर्सिव इक्वेशन बनाई है और ये हमने आपको बताया कि आप उसको बनाएंगे किस तरह। अब भरने के बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये तो हमने एक छोटी सी बहुत एग्जांपल थी, लेकिन जाहिर बात है कम्प्लेक्स एग्जांपल को आप इस तरीके से सॉल्व थोड़ी करोगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, वो 3 मेथड्स हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन है, हमारे पास रिकर्जन ट्री मेथड है, और हमारे पास मास्टर थ्योरम है, ठीक है। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, रिकर्जन ट्री मेथड कौन सा है, और मास्टर थ्योरम कौन सा, आज के लेक्चर में हमने इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि व्हाट इज इनफैक्ट दिस बैक सब्स्टिट्यूशन। देखो, द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस बैक सब्स्टिट्यूशन इज दैट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट इटरेशन इनटू द करंट इटरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। हमें पता है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू समथिंग प्लस टी ऑफ एन माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये n माइनस 1 नेक्स्ट इटरेशन है, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t ऑफ n में। इसी तरह एंड सो ऑन मीन्स n माइनस 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे n माइनस 1 में, और n माइनस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n में। सो वी विल डू दिस अंटिल द लास्ट रिकर्सिव कॉल। लास्ट रिकर्सिव कॉल कब होगी, जब एंकर कंडीशन आ रही होगी। वो एंकर कंडीशन से हम कंट्रोल करते हैं कि ये कब तक रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा। तो लास्ट रिकर्सिव कॉल इज कंट्रोल्ड बाय सम एंकर कंडीशन, ठीक है। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई है तो एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है टी ऑफ एन माइनस 1, सॉरी टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी एंड टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। बिल्कुल सेम यही वाला इक्वेशन, टी ऑफ एन इज इक्वल टू सी प्लस टी ऑफ एन माइनस 1 और एन माइनस 1 टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी, इट्स सेम। और फिर आखिर में क्या है कि टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, या आप टी ऑफ एन इज इक्वल टू सी फॉर एन इज इक्वल टू 1, इट्स सेम थिंग। तो हमने उसी फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी में इट इज एंकर कंडीशन, व्हेन n विल बी इक्वल टू 1 it will not call itself again, it will just do this work and it will not call any other function, या अपने आप को भी कॉल नहीं करेगा। अब क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। देखिए, ओरिजिनल जो आपकी इक्वेशन है दैट विल रिमेन द सेम। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर नेक्स्ट आप करेंगे क्या, जहां जहां इस इक्वेशन में n है आप उसकी जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो हेयर इट वाज n, यू विल प्लेस n माइनस 1। सिमिलरली इस n की जगह भी आप n माइनस 1 पुट करेंगे, तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, एंड दैट इक्वेशन इज इनफैक्ट टी ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस सी। सिमिलरली आप इक्वेशन 1 के अंदर ही n के बजाय n माइनस 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो
t of n minus 2 will be equal to t of n minus 2 minus 1 plus c. So that will become t of n minus 3 plus c. यहाँ आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी. अब आप सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस अपना शुरू करेंगे. हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस के अंदर देखेंगे आपके पास 3 इक्वेशन हैं कि आप t of n minus 1 की वैल्यू को पुट करेंगे t of n में. नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल की वैल्यू को आप करंट रिकर्सिव कॉल के अंदर पुट करेंगे. इस तरह t of n minus 2 की वैल्यू को पुट करेंगे n minus 1 में, और इस तरह करते करते आप एंकर कंडीशन तक पहुंचेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, t of n इज इक्वल टू t of n minus 1 प्लस c. अब t of n minus 1 की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 2 में मौजूद है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस t of n minus 1 एंड वी कैन पुट t of n minus 2 plus c in its place. तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड दिस प्लस c इज द सेम. ठीक है, तो अब आपके पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए t of n इज इक्वल टू t of n minus 2 plus 2c. ठीक है, बिकॉज c plus c becomes 2c. अब आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 4. अब t of n इज इक्वल टू t of n minus 2 plus 2c. t of n minus 2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो आप इस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो इट बिकम्स t of n minus 3 plus c. ये बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं. ठीक है, और उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो c plus 2c विल बिकम 3c. सो t of n विल बिकम t of n minus 3 plus 3c. यहाँ तक के स्टेप्स को देखो, ये दो बड़े बेसिक चीज़ें हैं. पहले आपने क्या किया कि जहाँ भी t of n है उनकी जगह नेक्स्ट आइटरेशन की जो वैल्यू है, यानी जो फैक्टर है जिससे इनपुट डिक्रीज हो रहा है, अल्टर हो रहा है, उसको पुट कर देना है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे n minus 2 होता शुरू में ही कि t of n इज इक्वल टू t of n minus 2, तो हम यहाँ पे n minus 2 और फिर अगले में n minus 4 पुट करते. ठीक है, क्योंकि हमें उसके फैक्टर का पता है. लेकिन चूंकि 1 माइनस हो रहा है तो हम पहले 1 माइनस करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे. अगर 2 माइनस हो रहा होता तो हम पहले 2 माइनस करते फिर 4 करते. ठीक है, अगर 2 डिवाइड हो रहा होता तो हम पहले 2 से डिवाइड करते फिर 4 से करते डिवाइड. तो इसके बिहेवियर के ऊपर करेगा डिपेंड. ठीक है, कि इनपुट अल्टर किस तरह से हो रहा है. तो हमें पता है यहाँ पे इनपुट अल्टर इस तरीके से हो रहा है कि अगली रिकर्सिव कॉल में n की जगह n minus 1 आता है. तो हमने कहा ठीक है जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप n minus 1 पुट कर दें, अगली क्वेश्चन आ जाएगी. इसी तरह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप n minus 1 के बजाय आप n minus 2 पुट कर दें, तो आपके पास ये नेक्स्ट 2 आइट्रेशंस का एक सैंपल था आ जाएगा. अब आपने ये जो 3 इक्वेशन हासिल की हैं इनको सब्स्टिट्यूट, यानी देखें पहली वाली इक्वेशन क्या, t of n इज इक्वल टू t of n minus 1 प्लस c. n minus 1 t of n minus 1 की जगह आप नेक्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. वो आपने यहाँ पे पुट की, इक्वेशन नंबर 4 हासिल की. और यहाँ पे t of n minus 2 की जगह आप ये इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू लेके पुट कर सकते हैं. तो आपके पास एक अगली इक्वेशन आ गई. अब आपने करना क्या, देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आपको पता है t of n minus 1 को कॉल करता है, t of n minus 1 n minus 2 को कॉल करेगा, वो n minus 3 को कॉल करेगा, वो n minus 4 को कॉल करेगा, वो n minus 5 को, और करते 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 सपोज कोई ऐसी जगह है जहां हम n से हमने कोई ऐसा नंबर माइनस किया है कि हम एंकर कंडीशन पे पहुंच गए. ठीक है, तो सपोज वी रीच सम नंबर, यानी आफ्टर के आइट्रेशंस, देखो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन n minus 1, आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन n minus 2, तो जो थर्ड कॉल है दैट इज n minus 3. सो आफ्टर सम के आइट्रेशंस means when this value will become t of n minus k, we reach the anchor condition. यानी उसके बाद हम मजीद अब इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे. ठीक है, ये लास्ट एक्सपेंशन है हमारी. So t of n will become t of n minus k plus what will be the value of c. तो यहाँ से आप बिहेवियर देखें कि अगर n से 1 माइनस हो रहा है तो c भी 1 है, n से 2 माइनस हो रहा है तो c भी 2 है, n से 3 माइनस हो रहा है तो c कितने हैं, 3 हैं. तो अगर n से k माइनस होगा कहीं आगे चल के तो यहाँ c टोटल कितने होंगे, k. ठीक है, k टाइम्स c. तो ये आपका बिहेवियर आपको पिछली इक्वेशन से पता चल रहा होता है. ठीक है, अब आपको पता है कि आप एंकर कंडीशन पे पहुंच गए हैं. तो व्हाट इज द एंकर कंडीशन? इन फैक्ट एंकर कंडीशन इज t of 1 इज इक्वल टू c. देखिए एंकर कंडीशन क्या है, t of 1 इज इक्वल टू c. ठीक है, और हम
n से 1 माइनस कर रहे थे, तो 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर करते 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 हमने एक ऐसा नंबर के उससे माइनस किया कि जो हमारे पास एंकर कंडीशन बन गया, यानी इसके बाद हम मजीद कॉल नहीं करेंगे। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस n माइनस के मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, ताकि ये टी ऑफ 1 बन सके, ठीक है। n माइनस 1 को 1 होना चाहिए, n माइनस के की वैल्यू अगर 1 होगी तभी तो ये एंकर कंडीशन होगी, यानी एक ऐसा नंबर जिससे वो k एक ऐसा नंबर है जिसको हमने n से माइनस किया है तो एंकर कंडीशन आई है। एंड एंकर कंडीशन क्या है कि आपके पास पैरामीटर 1 हो, इट मीन्स वो जो भी नंबर है आपने n से उसको माइनस किया तो आंसर आपका 1 आया है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस k, तो आप उसको देखें, इफ n माइनस के इज इक्वल टू 1 देन दिस k विल बी इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 1 को यहाँ ले जाएं, k को यहाँ ले आएँ, तो यू नो ऑल दैट कि यहाँ से k की वैल्यू कैसे हासिल करनी है, सिंपल अलजेब्रिक जो है ऑपरेशन है इस पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, टी ऑफ n माइनस के प्लस के सी। तो n माइनस के आपको पता है 1 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, k इज़ इन फैक्ट n माइनस 1। और ये हमने किया क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारे पास n का है, इन टर्म्स ऑफ n डिफाइन हो रहा है, तो हमें आंसर भी इन टर्म ऑफ n चाहिए। तो t ऑफ 1, वैल्यू ऑफ t ऑफ 1, तो t ऑफ 1 इज इक्वल टू c, तो t ऑफ 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, या 1 या c में कोई फ़र्क नहीं है, याद रखिएगी, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 1 और c एक ही चीज़ होता है। c मीन्स एनी कांस्टेंट, इट मे बी 1, तो आपके पास ये आ गया c प्लस एन सी माइनस c से कैंसिल हो जाएगा, तो एन सी आंसर रह जाएगा। मीन इट्स अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का मतलब है इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो हमने पहले इसको डिफाइन किया था कि इट इज़ ऑर्डर ऑफ n, लेकिन चूंकि एग्जांपल बहुत सिंपल थी तो इस वजह से हम उसको डायग्रामेटिकली देख सके, लेकिन हर एग्जांपल इस तरह की नहीं होगी, तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा और इसके बाद हमारे पास आंसर सेम देखें वही आया, इट इज़ ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं ना कि किसी लाइंस ऑफ कोड्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम है c, ठीक है, या 4 ऑपरेशंस हैं या 5 है, तो ये कांस्टेंट टाइम है। c इज़ एनी कांस्टेंट, दैट मे बी 4, दैट मे बी 5, दैट मे बी 1। तो आप इसको सिंपली ऑर्डर ऑफ c भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ इतना है, साथ कुछ और नहीं है, और ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 4, 5 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ ये इंडिकेट कर रहे होते हैं ऑर्डर ऑफ c ऑर्डर ऑफ 1 से कि ये कांस्टेंट टाइम में है। अब वो कांस्टेंट 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इससे कोई सरोकार नहीं, आपने सिर्फ ये बताना होता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे c हो या 1 हो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऐसे, बिकॉज 1 इज़ आल्सो अ कांस्टेंट। आप इस अगर c लिख दें या 1 लिख दें, इट इज़ सेम, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास किसी और तरीके से फंक्शन अल्टर हो रहा है। तो अब एक चीज़ याद रखिए, आपके पास 4 स्टेप्स हैं टोटल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले आप ये करते हो कि आप अगली 2 इटरेशंस के लिए वैल्यू हासिल कर लेते हो, उसके बाद आप एक्चुअली वो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करते हो उन्हीं 2 नेक्स्ट इटरेशंस की बेस पे, और फिर आप उसको जनरलाइज करते हो कि अगर आपके पास सम आफ्टर सम के आइट्रेशंस रिकर्सिव कॉल एंड हो जाती है, एंकर कंडीशन आ जाती है, और फिर उसकी बेस पे एट द एंड आप इन टर्म्स ऑफ n फंक्शन को डिफाइन करके अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को अचीव कर लेते हो। यहाँ भी हमारे पास यही 4 स्टेप्स होंगे, स्टेप्स सेम हैं, लेकिन यहाँ पे आइट्रेशन एक और अंदाज से होगी। उसकी वजह यह है यहाँ पर जो इनपुट डिक्रीज हो रहा है 1 तक जाने के लिए, दैट इज नॉट n माइनस 1, दैट इज n डिवाइड बाई 2। मतलब इसका ये कि इन द प्रीवियस केस अगर आपने कॉल किया t ऑफ 5, तो इट विल कॉल t ऑफ 4, एंड t ऑफ 4 विल कॉल t ऑफ 3, t ऑफ 3 विल कॉल t ऑफ 2, t ऑफ 2 विल कॉल t ऑफ 1, ठीक है। और t ऑफ 1 चूंकि एंकर कंडीशन इट विल नॉट कॉल एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ यू विल कॉल t ऑफ 8, so next time what will be the argument, n divided by 2 4, so it will be t of 8 will call t of 4, and t of 4 will call t of 2, and t of 2 will call t of 1, and that will be the anchor condition, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट किसी और तरह से डिक्रीज हो रहा है,
अब इसी इनपुट के बिहेवियर को देखते हुए हम इसकी अगली दो आइट्रेशंस की वैल्यूज को देखते हैं। यू नो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू प्लस एन, और आपके पास एन की वैल्यू अगले स्टेप में क्या बन रही है, एन बाय टू। तो इसका मतलब हर दफा टू डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन आपको मिलेगी एन डिवाइड बाय टू। तो इन प्लेस ऑफ एन यू विल प्लेस एन डिवाइड बाय टू हेयर एंड आल्सो हेयर एन डिवाइड बाय टू। एन की जगह एन डिवाइड बाय टू आपने लिखा है, ये टू तो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। और इस n को भी आपने n डिवाइड बाई टू कर दिया, कोई जहां जहां भी n होगा वहां वहां आपने n डिवाइड बाई टू करना है। अब ये आपके पास बन जाएगा n डिवाइड बाई टू स्क्वायर, क्योंकि या n डिवाइड बाई फोर भी लिख सकते हैं और n डिवाइड बाई टू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मुझे इस तरह से लिखना ज़्यादा फिजिबल था। तो t ऑफ n डिवाइड बाई टू विल बिकम t ऑफ n डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई टू। अब हमने कहा था n के बाद क्या है, n डिवाइड बाई टू, और n डिवाइड बाई टू किसको कॉल कर रहा है, n डिवाइड बाई टू स्क्वायर को, तो या n डिवाइड बाई फोर को। तो अब मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, n डिवाइड बाई टू स्क्वायर। तो t ऑफ n डिवाइड बाई टू स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू इस n की जगह n डिवाइड बाई टू स्क्वायर, ये टू अपनी जगह, और इस n की जगह भी n डिवाइड बाई टू स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, t ऑफ n डिवाइड बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑफ n डिवाइड बाई टू क्यूब प्लस n डिवाइड बाय टू स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस, यही तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई। अब इन्हीं को हम t ऑफ n डिवाइड बाय टू की वैल्यू ये है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और t ऑफ n डिवाइड बाय टू स्क्वायर की वैल्यू ये है, हम इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और फिर हम वो जनरल बिहेवियर देख लेंगे कि आफ्टर सम के कॉल्स अगर हम एंकर कंडीशन पे पहुँचते हैं तो हमारे पास फंक्शन कैसे बनेगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाय टू प्लस एन। अब इस टी ऑफ एन डिवाइड बाय टू की वैल्यू सारी है, तो ये हमने इसको पुट कर दिया कि टी ऑफ एन डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाय टू स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाय टू। तो हम आपके पास इक्वेशन आ गई ये। अब आप टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू स्क्वायर की जगह ये उसकी जो वैल्यू है टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू क्यूब प्लस एन डिवाइड बाई टू स्क्वायर, इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, नया फंक्शन आ जाएगा। अब आप इसी फंक्शन को बिहेवियर को देखते हुए, इसी फंक्शन के बिहेवियर को देखते हुए आप चीज़ों को डिफाइन करोगे कि आप देखो ये पहली इटरेशन थी, जहाँ पहली इटरेशन में क्या है कि टी ऑफ एन डिवाइड बाय टू पावर जीरो, क्योंकि n किसी चीज़ से भी डिवाइड नहीं हो रहा, वन से हो रहा है डिवाइड, तो वन टू पावर जीरो है वन, और फिर टू पावर वन, फिर टू पावर टू, फिर टू पावर थ्री, फिर टू पावर फोर, और होता होता ये क्या है टू पावर सम के, कोई के नंबर होगा आपके पास, वहां तक पहुंचेगा जो एंकर कंडीशन होगी, ठीक है। तो सपोज वी रीच द एंकर कंडीशन आफ्टर सम के कॉल्स, आफ्टर सम के रेपिटेशंस, के रिकर्सिव कॉल्स, सो टी ऑफ एन विल बिकम टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू पावर के, क्योंकि देखें यहाँ टू की पावर वन, टू की पावर टू और टू पावर थ्री, तो इट मीन्स ये टू की ये जो आपका डिनोमिनेटर है इट विल बी सम पावर ऑफ के। सो फर्स्ट इटरेशन और एन पावर टू सेकेंड, एन पावर थ्री थर्ड, तो टू पावर के केथ आइट्रेशन, ठीक है। तो टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू के, तो यहाँ पर जो सीरीज होगी वो क्या होगी, देखें अगर आपके पास यहाँ पे टी ऑफ एन डिवाइड बाई टू है, ठीक है, तो टू की पावर वन है, तो आपके पास एन किस से डिवाइड हो रहा है, वन से, बिकॉज एन डिवाइड बाई वन इज सिंपली एन। और अगर आपके पास अगर टू का एक्सपोनेंट टू है तो सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, एन डिवाइड बाई वन प्लस एन डिवाइड बाई टू, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपोनेंट थ्री है तो तीन टर्म्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। और वो तीन टर्म्स क्या हैं कि पहले n डिवाइड बाय होगा वन से, और वन का मतलब क्या है टू पावर जीरो, फिर n डिवाइड हो रहा है टू से, और फिर n डिवाइड हो रहा है टू स्क्वायर से, यानी n डिवाइड हो रहा है सम टू पावर k, ठीक है। तो ये टोटल कहाँ तक जाएगा, देखें अगर वन है तो आपके पास वैल्यू एक थी, टू का एक्सपोनेंट टू है तो वैल्यू दो है, टू का एक्सपोनेंट थ्री है तो वैल्यू तीन है, और वहाँ अब देखें n टू की पावर क्या है डिनोमिनेटर में, तो अगर आपके पास टू की पावर वन थी तो डिनोमिनेटर में टू की पावर जीरो थी, बिकॉज टू पावर जीरो इज वन। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में
2 था तो आपके पास जो वैल्यूज़ तो 2 थी और दूसरे वाले में 2 की पावर इससे एक कम थी, 1 थी। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 हो गई है तो आपके पास देखें यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 2 की किसी डिनोमिनेटर के अंदर है वो कितनी है, इस 3 से एक कम, मीन्स 2 पावर 2। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ कोई नंबर k हो तो यहाँ पे पावर क्या होगी, इस k से एक कम, दैट विल बिकम k माइनस 1। सो n प्लस एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, इसी पैटर्न पे चलते 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 कहाँ पहुँचेंगे हम, n डिवाइड बाय सम 2 पावर k माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे k है तो। अच्छा, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो आप रिवाइंड करके इसको 2 से 3 दफ़ा देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और मैथ्स के क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं ना कि अगर आप इसको सिर्फ देख लो और आपको जी हाँ जी ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, तो देखें आप टीचर को जज कर रहे होते हैं, हाँ सर ने ये भी ठीक किया, ये भी ठीक किया। ऐसा नहीं करो, आप खुद से सॉल्व करो, पहले समझो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए तो आपको कम से कम 3 दफ़ा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आई एज अ टीचर अब भी जब बहुत से कोर्सेज कर रहा होता हूँ ऑनलाइन, तो मैं अगर किसी वीडियो को समझ नहीं आ रही होती तो 1 दफ़ा देखने के बाद ये नहीं कहता रही समझ नहीं आया, उसको 3 दफ़ा 4 दफ़ा, मैंने खुद 4-4 5-5 दफ़ा एक वीडियो को देखा है बहुत से कोर्सेज में, बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए। तो आप इसको 2-3 दफ़ा देखो, खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के काबिल नहीं हो जाते जो आपने देखा है, तो समझे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, चाहे आपको देख के समझ आ गया सारा कुछ। मैथ्स में इस चीज़ को ध्यान में रखो, नुकसान नहीं उठाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पहले पहुँचना है। इससे हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, एक पिछली वाली एग्जाम्पल थोड़ी सिंपल थी, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, चीज़ें आगे चल के जाहिर बात है कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो आपको इसीलिए इसी पॉइंट पे इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इसके बाद जब आपको पता चल गया कि आप एंकर कंडीशन पे पहुंच गए, तो एंकर कंडीशन क्या थी आपकी, देखें t ऑफ 1, इसका मतलब आपको 1 तक पहुंचना था। इट मीन्स दिस n डिवाइड बाय 2k इज इन फैक्ट 1, n डिवाइड बाय 2 पावर k इज इन फैक्ट इज इक्वल टू 1, क्योंकि तभी तो एंकर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इट मीन n इज इक्वल टू 2k। इन शॉर्ट अगर हम बोलें n इज इक्वल टू 2k, सॉरी इट इज n इज इक्वल टू 2k। ठीक है, n इज इक्वल टू 2k। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि n इज इक्वल टू 2k। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी, इसके अंदर आप 2k की जगह n पुट कर दें, तो n डिवाइड बाय 2k की जगह n पुट किया n, दैट विल बिकम 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा t ऑफ 1 इज इक्वल टू, बाकी चीज़ों को भी हम नहीं छेड़ रहे। अगले स्टेप में t ऑफ 1 इज इक्वल टू सपोज सम n, इधर हमारे पास n था, t ऑफ 1 इज इक्वल टू एंकर कंडीशन पे n था, तो हमने कहा t ऑफ 1 इज इक्वल टू n प्लस n डिवाइड बाय 2 पावर k माइनस 1 प्लस अप टू होता 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 इसकी कोई वैल्यू है। अब ये जो सीरीज़ है इसका आंसर क्या होगा, आप ये जो टर्म्स हैं इन सब से n को कॉमन ले लें। ठीक है, और उसके बाद क्या बचता है, 1 डिवाइड बाय 2 पावर k माइनस 1 प्लस अप टू 1 डिवाइड बाय 2 पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब ये जो रेड मैंने किया हुआ है जिस सीरीज़ को, इसको गौर से देखिए, तो देखें n प्लस n और ये सारी सीरीज़ प्लस 1, तो प्लस 1 तो अपनी जगह, और ये सारी सीरीज़ जो है ये एक फाइनाइट सीरीज़ है और इसका सम 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका सम 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 कैन बी अपर बाउंड ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, इस सारी सीरीज़ का सम कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये 1 से हमेशा कम ही रहेगा, तो 1 कैन बी डिफाइंड एट इट्स अपर बाउंड। ठीक है, वो कैसे है ये अगली स्लाइड्स के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। गो के ये हमारी कैलकुलस की या मैथ्स की क्लास नहीं है, तो और ये काम उसी क्लास का है, लेकिन मैं इसको
एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। तो n प्लस n और ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 है, तो इसमें इट कैन बिकम द अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन। तो 1 प्लस 1 इज 2, सो इट इन फैक्ट बिकम्स 2 प्लस n प्लस 2 एंड 3n विच इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। अब ये सारी सीरीज की वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, या मैक्सिमम अगर इस तरह की सीरीज हो तो वो 1 से एक्सीड क्यों नहीं कर सकती, हाउ 1 इज़ द अपर बाउंड। तो उसके समझने के लिए ये एक दो पिक्चर्स मुझे विकिपीडिया से बहुत अच्छी मिल गई। देखें आपके पास जो सीरीज है वो क्या है, 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 16 अप टू 1 डिवाइड बाय सम पावर ऑफ 2, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट सीरीज है। अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी तक तो याद रखें दैट इज इक्वल टू 1। तो जब अगर आप इसको इनफाइनाइट रखें इट इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर आप कहीं भी रोक दें, फाइनाइट कर दें, इसका मतलब उसकी वैल्यू दैट विल बी लेस देन 1, ठीक है। अब वो कैसे है उसको आप देखिए। देखें ये पूरा एक बॉक्स है जिसको आप 1 बॉक्स कंसिडर करते हैं, 1, ठीक है। तो आप सीरीज में क्या कर रहे हैं, 1/2 को ऐड कर रहे हैं। आपने कहा जी पहले 1/2 पोर्शन, आपने कहा जी आधा पोर्शन हमने ऐड कर लिया, फिर 1/4 पोर्शन ऐड करना है, आपने कहा जी 1/4 पोर्शन भी ऐड कर लिया, फिर 1/8, इस पूरे का 1/8 इतना बनता है, 1/16, 1/32, 1/64, और इसको मज़ीद आधा करेंगे तो 1/128, मज़ीद 1/512, मज़ीद 1/1024, और होता होता ये वैल्यू क्योंकि जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है उतनी वैल्यू उसकी आपको पता है वो 0 के करीब होती जाती है, इट विल बिकम ऑलमोस्ट 0। तो ये कभी भी इस 1 से एक्सीड नहीं करेगा। एक और तरह से अगर आप इसको देखो रूलर के ऊपर, स्केल के ऊपर, तो देखो ये है टोटल 1, तो फर्स्ट वी विल ऐड 1/2, देन 1/4, देन 1/8, देन 1/16, 1/32, 1/64, और फिर ये वैल्यू अगली वैल्यूज इसकी इतनी स्मॉल हैं क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो दे आर अबाउट कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप 0 0 0 0 ऐड कर रहे होते हैं। ये 1 से कभी एक्सीड नहीं कर सकती ये सीरीज, क्योंकि अगली वैल्यू इसकी 0 बन जाती हैं, और ये जो बाकी वैल्यूज हैं जो थोड़ी बहुत कंसिडर करने वाली हैं दैट आर उनका सम नियर टू 1 आता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिक प्रूफ था आपको ये बताने के लिए कि ये वैल्यू कैसे जो है 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। इस तरह की सीरीज अगर इन्फिनिटी तक भी हो तो 1 तक ही पहुंचेगी, ठीक है, 1 से आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब 1 इज द अपर बाउंड, कि 1 से आगे नहीं जा सकती, ये कांस्टेंट है एक 1, बस ऑल यू हैव टू नो इज दिस, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे हैं कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट है, इन्फिनिट सीरीज है, तो ये वैल्यू 1 होगी, इसकी इट टेंड्स टू 1, इसकी लिमिट इस फार्मूला की, इसकी जो भी अगर आप फार्मूला निकालें, सम ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 पावर k वेयर k रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और अगर आप उसको फाइनाइट कर दें किसी भी वैल्यू तक तो 1 कैन बी इट्स अपर बाउंड, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारी की सारी वैल्यू को हमने कहा था कि अगर मैक्सिमम जाए भी तो 1 हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1, तो ये 3n इसकी एक अपर बाउंड है, 3n कैन बी इट्स अपर बाउंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.9, असल में तो ये 3n नहीं, ये 2.9999 समथिंग है, तो दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 3n, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा ये तो एक मेथड था। अच्छा ये आपने देखो ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि हमारे पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड मजबूत होना कितना ज़रूरी है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बात का जो शुबा है या जो इश्काल होता है बहुत स्टूडेंट्स को, जी हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम कौन सा जो है मैथ्स एज अ मेजर जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो हमें इतना मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो भाई मैथ्स ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग दोनों के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को जहन में रखिएगा और आइंदा ये इश्काल किसी टीचर से नहीं कर रहे हैं हमें इतना मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर अब बगैर मैथ्स के उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने एल्गोरिथम्स को सही तौर पे एनालाइज ही नहीं कर पा सकते,
ठीक है ना। अब एक अगला मेथड है जो थोड़ा सा डायग्रामेटिकल विजुअल मेथड है, वो है रिकर्जन ट्री मेथड। देखिए उसका बेसिक आइडिया बड़ा सिंपल सा है। वो जो हमने सिंपल सी एग्जांपल की थी ना यहाँ पे, तो ये असल में हमने एक तरह का रिकर्जन ट्री ही बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपने यहाँ पर रिकर्जन ट्री मेथड के अंदर। तो बेसिक आइडिया क्या है, वी विल ड्रा ब्रांचेस। वहाँ भी हमने देखो अगली रिकर्सिव कॉल को एरो के जरिए एज अ ब्रांच शो किया था। तो वी विल ड्रा ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फॉर ईच रिकर्सिव कॉल एंड वी विल डू दिस अंटिल द लास्ट रिकर्सिव कॉल। यहाँ भी हमने यही किया था, हम उसकी ब्रांचिंग करते रहे, करते 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 लास्ट रिकर्सिव कॉल तक पहुँच गए, और उसके बाद हमने मज़ीद ब्रांचिंग नहीं की और हमने टोटल कम्प्लेक्सिटी को फिर ऐड करके अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है, यही आइडिया है। तो लास्ट रिकर्सिव कॉल हमें पता है एंकर कंडीशन के जरिए कंट्रोल, और ये एक एग्जांपल के जरिए आपको चीज़ें मजीद समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n डिवाइड बाई 2 प्लस सी, टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है देखें, हर स्टेप पे ये अच्छा ये आपके पहले तो आपका क्वेश्चन होगा ये इस टी के साथ ये 2 कैसे लग सकता है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एल्गो यहाँ पे बता दूँ। जैसे एल्गोरिथम, सपोज इट्स नेम इज़ ए और उसका कोई पैरामीटर है n, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है इसकी बॉडी के अंदर, इट इज़ डूइंग सम वर्क, ठीक है। और फिर वो कंपेयर कर रहा है इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 1, तो उस सूरत में आप कॉल करोगे दोबारा इसी फंक्शन a को विद अ पेरीमीटर n डिवाइड बाय 2, ठीक है। और एक दफ़ा फिर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे n डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अगर एल्स वाले पोर्शन में एल्स, बल्कि एल्स की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, इस फंक्शन को आप क्लोज कर दें। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट या सॉरी द टोटल कंप्यूटेशनल स्टेप्स, ठीक है, व्हेन इनपुट इज n इट विल बिकम t ऑफ n, इट विल बी इक्वल टू सम वर्क डन, सपोज इट्स की कम्प्लेक्सिटी है c, तो c प्लस 2 times the complexity when this function is called by perimeter n by 2। तो चूंकि फंक्शन 2 दफ़ा कॉल हुआ है तो इस वजह से हमने लिख दिया 2 इंटू टी ऑफ n बाई 2, क्योंकि हाफ के लिए जो कम्प्लेक्सिटी इसके लिए होगी वही कम्प्लेक्सिटी इसकी भी होगी, तो दोनों की कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, सॉरी एक या ऐड कर दें, तो आप इसको लिख सकते हैं टी ऑफ n डिवाइड बाई 2 प्लस टी ऑफ n डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो डेट विल बिकम 2 इंटू टी ऑफ n डिवाइड बाई 2, इट्स द सेम। तो ये 2 या 3 या इस तरह का कोई कांस्टेंट t के साथ कैसे लगता है उसकी वजह उतनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1, जब t 1 हो जाएगा तो दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, तो ये कॉल नहीं होगा। तो सिर्फ ये जो कंपैरिजन और जो कुछ स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुई हैं जो उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सी, सिर्फ वही काम हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखें हर फंक्शन अपने ही आपको 2 दफ़ा कॉल कर रहा है, दैट इज़ वाई इट, ये जो है लिखा हुआ है 2t n डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब हर स्टेप पे 2 ब्रांचेज होंगी और इनपुट साइज बाय फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 का मतलब डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। और हर दफ़ा जो काम एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है, ये तो फंक्शन कॉल है ना सिर्फ, वो है c, टोटल वर्क ऑफ c विल बी डन एट ईच स्प्लिटिंग। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले t ऑफ n को जब हमने कॉल किया तो इसने 2 दफ़ा कॉल किया है t ऑफ n डिवाइड बाई 2 को, और कुछ काम किया है जिसकी कम्प्लेक्सिटी थी c, ठीक है। अगली दफ़ा अगले स्टेप के अंदर जब t ऑफ n डिवाइड बाई 2 ने कॉल किया है t ऑफ n डिवाइड बाई 4 को, क्योंकि अब 2 को मज़ीद आप 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बिकम 2 पावर 2 आर इन अदर वर्ड्स 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो रही है, तो इस स्प्लिट के ऊपर काम होगा c,
और इस स्प्लिट के ऊपर भी काम होगा सी, क्योंकि जब भी स्प्लिटिंग होगी, जब भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो दिस वर्क विल बी परफॉर्म्ड। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 2c। ठीक है, अगले स्टेप्स के अंदर आप देखें क्या होगा। जब आपके पास दैट विल बिकम 2 पावर 3, तो ये अब सारी बात है, सारा ट्री हम ड्रा नहीं कर सकते, तो टोटल आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 8 नोड्स बनी हैं। ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग कितनी हुई है, देखो एक दफ़ा ये स्प्लिट हुआ, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, 4, तो डेट विल बिकम 4c। और अगली दफ़ा आप देखें तो आपको पता है कि चूंकि यहाँ पे 8 नोड्स थी, तो 8 दफ़ा स्प्लिट होएगा, दैट विल बिकम 8c। करते करते वी विल बी कम टू सम एंकर कंडीशन, यानी आप देखें n को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, तो 2 से डिवाइड करते करते कोई नंबर ऐसा आएगा कि आपने k टाइम्स 2 से डिवाइड किया होगा, तो दैट इज इनफैक्ट सम पावर ऑफ 2। ठीक है, ये 2 पावर 1 है, क्योंकि आपने एक ये ट्री का दूसरा लेवल है, और फिर अगले लेवल में 2 पावर 2 है, 2 पावर 3, करते करते फॉर सम 2 पावर k, ठीक है, आफ्टर kth आइट्रेशन, तो इट विल रीच द एंकर कंडीशन। एंकर कंडीशन का मतलब ये है कि n डिवाइड बाई 2k विल बी इक्वल टू 1, और इन अदर वर्ड्स n इज इक्वल टू 2 पावर k। ठीक है, तो अब ये है कि एंकर कंडीशन के ऊपर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है c, तो ये जितनी नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं इसकी, वो सारी की सारी क्या हैं, एंकर कंडीशन हैं। हर लीफ नोड के ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी c होगी, बिकॉज एवरी वन ऑफ देम इज t पावर 1। तो अब ये टोटल हैं कितने, तो देखें, जब आपके पास पहला लेवल था तो आपने n से किसी को डिवाइड नहीं किया था, मीन्स अगर आपने 1 से डिवाइड किया तो दैट इज इन फैक्ट n डिवाइड बाई 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 इज इन फैक्ट 1, तो 1c, तो यहाँ पे था 2 पावर 1, that is 2, that is 2c, 2 power 2 is 4, so it is 4c, 2 power 3 is 8, so it is 8c। so इसका मतलब जो भी यहाँ पे पावर होगी उतने ही नोड्स होंगे, तो अगर यहाँ पे पावर k है तो इसका मतलब नोड्स टोटल कितनी होंगी, k नोड। तो देखिए आप इसको को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दैट इज इन फैक्ट 2 पावर 0c, 2 पावर 1c, 2 पावर 2c और 2 पावर 3c, बिकॉज 8 इज नथिंग बट 2 पावर 3, 4 इज नथिंग बट 2 पावर 2। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना होगा, 2 पावर k। ठीक है, क्योंकि इस स्टेप पे अगर 2 पावर 3 था तो 2 पावर 3 सीज थे, तो अगर 2 पावर k होगा तो इसका मतलब टोटल नोड्स भी इतनी है, तो डेट इज इनफैक्ट 2 पावर k इंटू सी। अब इस सारी कम्प्लेक्सिटी को ऐड कर लीजिए, आपके पास यानी ये जितना काम हुआ है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 पावर 0c प्लस 2 पावर 1c प्लस 2 पावर 2c प्लस 2 पावर 3c अप टू सम 2 पावर kc, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास इफ यू टेक c एज अ कॉमन, सो व्हाट इट विल बिकम 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 होते होते 2 पावर k। और ये जो 2 पावर k है, यू नो n इज इक्वल टू 2 पावर k, आप इसको n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये असल में ये आप ऐड क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे एक नोड थी तो 2 पावर 0 मीन्स 1, तो 2 पावर 1 मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 नोड्स हैं इस लेवल पे। 2 पावर 2 मीन्स 4, तो 4 नोड्स हैं। 2 पावर 3, तो ये सारी कितने नोड्स हैं, 2 पावर 3 यानी 8 नोड्स हैं। 2 पावर k, तो ये 2 पावर k नोड्स हैं, यानी टोटल n नोड्स हैं एट द एंड। तो आप असल में c को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। तो बजाय देखो इसका एक आंसर तो ये है कि देयर इज अ फार्मूला फॉर सच जियोमेट्रिक सीरीज, तो आप उसको उससे भी कर सकते हो। और अगर आप कहो कि भाई व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, अगर लीफ नोड्स n हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री कितना होता है, तो वो होते हैं 2n-1 नोड्स। ठीक है, तो आप इस सारे की जगह 2n-1 भी पुट कर सकते हो, बिकॉज इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री व्हेन देयर आर n लीफ नोड्स, देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला 2n-1। तो हमें पता है कि देयर आर n नोड्स
आखिरी स्टेप में 2 पावर के यानी n नोड्स हैं, तो टोटल नोड्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, यानी टोटल 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 अप टू n, ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अगर आप चाहो इसको एज अ जियोमेट्रिक सीरीज के तौर पे भी सम कर सकते हो और आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो c इंटू 2n माइनस 1, और ये चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मैक्सिमम जो पावर n की हो सकती है दैट इज़ 1, सो इट्स ग्रोथ इज लीनियर, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जहां हम डिवाइड के बजाय आप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इसको माइनस कर रहे होंगे कि वो है क्या। तो आइए इसको भी देखते हैं। देखो आपके पास एग्जांपल है सॉरी, t of n is equal to t of n minus 1 plus n for n is greater than 1 and t of 1 is equal to 1. This is anchor condition. Now that you have to note that on each step the constant with this t is 1. So it means there will be only one branch as it was in this example. इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें सिर्फ एक ही ब्रांच थी हर वक्त में। एल्गो n n माइनस 1 को एक ही दफ़ा कॉल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब हम आ जाते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। और इनपुट साइज डिक्रीज हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, और टोटल काम हर रिकर्सिव कॉल के ऊपर हो रहा है n, और एंकर कंडीशन के ऊपर भी यही हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका ड्रा करते हैं ट्री। सो दिस इज द ट्री। टी ऑफ n कॉल करेगा टी ऑफ n माइनस 1 को, और टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी n। टी ऑफ n कॉल करेगा टी ऑफ n माइनस 2 को, और क्योंकि नोड एक ही है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ भी होगी 1। और टी ऑफ 2 कॉल करेगा टी ऑफ 3 को, और काम वही होगा n। टी ऑफ n माइनस 2 विल कॉल टी ऑफ n माइनस 3, और काम यही साथ में n हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जाएगा अप टू सम टी ऑफ n माइनस k। ठीक है, और वी नो दैट एंकर कंडीशन तक पहुंचने के लिए n माइनस k होना चाहिए। तो n माइनस k मीन्स 1। ठीक है, क्योंकि एंकर कंडीशन तक तभी पहुंचेगा ना जब ये 1 हो जाएगा। तो आफ्टर सम k कॉल्स वी रीच एंकर कंडीशंस, सो इट मीन n माइनस k विल बिकम 1, और काम यही n हो रहा है। जब t ऑफ 1 आ रहा है तो n ही काम हो रहा है। ठीक है, ये तो अब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, टी ऑफ, अब ये टोटल है कितना, देखो ये है n प्लस n प्लस n प्लस n और प्लस n। ये टोटल कितना हो रहा है आपके पास, n ऐड हो रहा है कितने टाइम्स, देखें 1 2 3 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 1 n, तो n टू 1, तो n टू 1 मतलब n टाइम्स n ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है n स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि इनफैक्ट हर दफ़ा जो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये चेंज हो रही होती है। यहाँ हमने उसका अपर बाउंड को कंसिडर किया है। ठीक है ना, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो टी ऑफ n इज कॉलिंग टी ऑफ n माइनस 1 प्लस दिस n। ठीक है, तो जब यहाँ पे n माइनस 1 होगा, यहाँ पे n माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये असल में यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 2 है, और यहाँ पे n माइनस 3 है, और ये होता होता तकरीबन 1 या 2 पे जाके एंड हो रहा है n से पहले, और आखिर में n है। तो ये टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी उस वक़्त भी n स्क्वायर ही आ रही है, लेकिन हमने इसकी अपर बाउंड को कंसिडर किया है। ठीक है, तो t ऑफ n, ठीक है, ये n स्क्वायर इसकी अपर बाउंड है। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस n स्क्वायर। ठीक है, तो तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको n ही से सॉल्व करना चाहते हो तो दैट इज़ आल्सो फिजिबल, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड लास्ट वैल्यू को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब वो सेकंड लास्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी, दैट विल बी टी ऑफ 2। तो इट मीन्स के टी ऑफ 2 मीन्स
टी ऑफ टू कब होगा? जब आपके पास n माइनस, इसको हम उस तरीके से सॉल्व करके आपको मैं बता भी देता हूँ। अगर आप इसकी एक्चुअल वो जानना चाह रहे हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए वो ये आ जाएगी, टी ऑफ n इज इक्वल टू दिस n प्लस सम n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, और ये प्लस होते होते कहाँ तक पहुँचेगा? ठीक है, देखिए टी ऑफ 1 तो ये है, तो 1 नहीं, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो आप इसका मतलब 2 तक पहुँचेंगे और प्लस एट द एंड आपके पास है n, तो यू विल रीच n। ठीक है अब आप क्या करेंगे? आपको पता है द सम फ्रॉम 2 to n का फार्मूला आपके पास नहीं है, द सम फ्रॉम 1 to n का फार्मूला है। तो आप इसमें 1 प्लस भी कर सकते हो और 1 माइनस भी कर दो ताकि फ़र्क ना आए। तो 1 दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स प्लस दिस n एंड माइनस 1। तो देखें यहाँ पे इस टर्म में n की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहाँ पे n की मैक्सिमम पावर है 1, ये कांस्टेंट टर्म है, इन दो को एलिमिनेट कर देंगे और n स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि n की मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसको लिख देंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो आंसर आपका यही आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन बाज़ दफ़ा आप चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या करते हो कि अपर बाउंड्स को कंसिडर कर लेते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं स्लाइड्स के अंदर कोशिश करूँगा दोनों चीज़ें दे दूँ, ठीक है, इसको अपडेट करके, ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको जिस तरह से आसान लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। एक्चुअली आप इसको इस तरह से करेंगे लेकिन इसके अंदर आपको +1 -1 करके वो सीरीज़ मुकम्मल करके आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल अपर बाउंड की है, कंसिडर की है कि ये n-1 n-2 n से तो एक्सीड नहीं करेगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर एट द एंड सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा मेथड रिकर्सिव इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो आपके पास है मास्टर्स थ्योरम। ठीक है, मास्टर्स थ्योरम प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन इन एसिम्प्टोटिक टर्म्स, बिग ओ या बिग थीटा, कुछ भी हो, फॉर रिकरेंस रिलेशंस ऑफ टाइप दैट अकर इन द एनालिसिस ऑफ मैनी डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम। ये याद रखिएगा, हर क्वेश्चन किसी भी मेथड से हो सकता है, ऐसा ना हो कि हम आप सॉल्व कर सकें, आपको मसाइल हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस मेथड के लिए या किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। मास्टर थ्योरम एक जनरलाइजेशन है जहाँ भी आप डिवाइड एंड कंकर कर रहे हैं, यानी जहाँ भी आप n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 3, t ऑफ n डिवाइड बाई 4 आप डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड एंड कंकर जो है जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे इनपुट साइज बाय अ फैक्टर ऑफ समथिंग, ठीक है, जहाँ आप किसी नंबर से डिवाइड करके उसको एंकर कंडीशन तक पहुँच रहे हो, उन क्वेश्चंस को सिर्फ ये सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये n-1 n-2 के मैग्नीट्यूड से जो चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं वो इनको सॉल्व नहीं कर सकता। फंक्शन को किसी खास पैटर्न में होना ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। मास्टर थ्योरम के मुख्तलिफ बुक्स पे, इंटरनेट पे आपको मुख्तलिफ वर्जन्स मिल जाएंगे। ये एक बड़ा इजी सा वर्जन है जो मैंने आपको शेयर किया, इसको देख लीजिए। अच्छा, आपके पास फंक्शन का पैटर्न होना चाहिए, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन डिवाइड बाई बी प्लस कोई फंक्शन जो रिकर्सिव कॉल के अलावा, देखिए आपको पता है कि आपके पास जब भी आप कॉल करते हैं कि फॉर एग्जांपल टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n-1 या n-2 या n-3 या n डिवाइड बाई 2 प्लस सम वर्क डन प्लस सी या प्लस n या प्लस कुछ, तो ये आपके पास एक फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन का एक ख़ास पैटर्न होना चाहिए। वो फंक्शन आपके पास इस पैटर्न में होना चाहिए कि n पावर सम c इंटू लॉग ऑफ n टू सम पावर d, पेयर a b c d और कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं कि a की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी, यानी ये तो आपको पता है कि आप अगले लेवल पे जब जा रहे हैं तो आप ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो कम से कम एक ब्रांच तो होगी ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी ना हो ब्रांच,
2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन जीरो ब्रांच का मतलब आप रिकर्सिवली कॉल कर ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए ए की वैल्यू कम से कम 1 तो होनी चाहिए, एक ब्रांच तो बने। और n डिवाइड बाय b का मतलब ये है कि ये b की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर आपने 8 इनपुट दिया, अगली दफ़ा भी a ऑफ 8 होगा, अगली दफ़ा भी a ऑफ 8 होगा, अगली दफ़ा भी a ऑफ 8 होगा, तो ये कभी एंकर कंडीशन की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब जिस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये c की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बस c की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास उस फंक्शन, ये जो फंक्शन होगा वो ऐसा नहीं है कि, यानी आपको पता है आपके पास कौन से फंक्शन हो सकते हैं। आपके पास ऑर्डर ऑफ n का फंक्शन हो सकता है, n स्क्वायर का हो सकता है, n3 हो सकता है, 2 पावर n हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट टाइम फंक्शन हो सकते हैं, लीनियर फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। हाँ, लॉग की वैल्यू माइनस में हो सकती है, तो d इज एनी रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये n की पावर जो है ये कभी माइनस नहीं होगी, बस ये बताया गया। तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर अगर आपका कोई फंक्शन है तो आप उसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो मास्टर थ्योरम के से, कि आपके पास पैटर्न हो a इंटू टी ऑफ n डिवाइड बाय सम b प्लस देयर इज अ फंक्शन। इस थीटा की तरफ आप ज़्यादा ध्यान ना दें, n पावर c इंटू लॉग ऑफ n टू द पावर d। इस पैटर्न का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आपके सामने, पहली कंडीशन। अच्छा, अगर इस कंस्ट्रेंट के मुताबिक होगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे? व्हाट डज दिस थ्योरम से? तो ये कह रहा है कि आपके पास ये 4 कॉन्स्टेंट्स हैं a b c d। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आपने a और b पावर c को कंपेयर करना है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b पावर c, देन आप सिंपल इसका आंसर लिख दें बिग थीटा या बिग ऑर्डर या बिग ओ या बिग थीटा, कुछ भी लिख दें, इससे आप परेशान ना हो, ऑफ n पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b। बस ये इसका आंसर होगा। यानी अगर आप इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करोगे या रिकर्जन ट्री से सॉल्व करोगे, ये आंसर आएगा। तो अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पैटर्न के ऊपर है और a इज़ ग्रेटर देन b पावर c, तो आप सिंपल उसका ये आंसर बता दो जी, थ्योरम के मुताबिक उसका आंसर ये है, ठीक है। अच्छा, इफ़ a इज इक्वल टू b पावर c, तो फिर क्या होगा? फिर आपने d की वैल्यू को देखना है। इफ़ दैट d इज़ ग्रेटर देन -1, तो फिर उसका आंसर इस पैटर्न के ऊपर होगा। आपने सिर्फ a b c d की वैल्यू पुट करनी है। इफ़ d इज इक्वल टू -1 तो इस पैटर्न के ऊपर होगा, एंड इफ d इज लेस देन -1 तो इस पैटर्न के ऊपर होगा। आपने सिर्फ a b c d की वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इफ़ a इज लेस देन b पावर c, तो फिर इस d की वैल्यू को देखना है कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो इस फार्मूलाज में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है और इसका क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट सा होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि t ऑफ n इज इक्वल टू 3t n डिवाइड बाय 2 प्लस n स्क्वायर। सी हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 एंड देयर इज नो d, मीन्स log की पावर 0 है, बिकॉज दिस इज 1, ठीक है। तो n बाई 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ये सपोज करें। तो log की पावर 0 है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इट मीन्स d इज 0, पावर ऑफ log इज 0। अब b पावर c जो है, आपने a और b पावर c को कंपेयर करना होता है। a आपके पास है 3 और b पावर c मीन्स 2 पावर 2, दैट बिकम्स 4। so you know a is less than this b पावर c, तो a is less than b पावर c, तो यहाँ आ जाना है आपने, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी जो थर्ड सेक्शन है। अब यहाँ पे देखें d की वैल्यू 0 है, तो इफ d इज इक्वल टू 0 देन यू विल गो फॉर दिस। अगर असल में d की वैल्यू 0 हो तो आप इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? बिग थीटा या बिग ऑफ n पावर c लॉग ऑफ n टू द बेस b पावर d। तो चूँकि d की पावर 0 है, तो इसका मतलब log 0 यानी इट विल बी नथिंग, log ऑफ n टू पावर 0 इज इन फैक्ट 1, और n पावर c इज इक्वल टू 2, सो इट विल बिकम n पावर 2। तो ये तो वैसे भी हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इट इज़ नथिंग बट बिग ओ और बिग थीटा ऑफ n पावर 2। तो बिग ओ और बिग थीटा में आप कंफ्यूज ना हो, बिग थीटा भी तो आपको लोअर और अपर बाउंड देता है, तो इसका मतलब n2 अपर बाउंड भी है। तो जब ये अपर बाउंड भी है तो आप इसको बिग ओ से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसकी जगह बिग ओ लगा देते हो, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा।
ठीक है। तो आपने देखा बहुत सिंपली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ भी इसमें नहीं था, आपने सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यूज़ को देखना है, पहले फंक्शन के पैटर्न को देखना है कि आपका फंक्शन इस पैटर्न के ऊपर हो, यानी डिवाइड एंड कंक्वर का पैटर्न हो, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि ए और बी पावर सी की वैल्यू को कंपेयर करें। उस कंपैरिजन की बेस पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद आप या तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द फर्स्ट केस, या सेकंड और थर्ड केस में आपको डी की वैल्यू को भी देखना होगा। और जब भी आपको कोई आंसर मिल जाए, आपने उस आंसर में असल में ए बी सी डी की वैल्यूज़ को पुट करना और आंसर आपके पास आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आपने ए बी सी डी को देखा, कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक थे, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इसका मतलब 3 ब्रांचेस बन सकती हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एंकर कंडीशन पे भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है अगले जो है वो n पावर 2 है, वो भी बिल्कुल फंक्शन का पैटर्न है, तो c की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, 2 है, कंस्टेंट मुकम्मल है। a और b पावर c को आपने कंपेयर किया, a इज़ लेस देन b पावर c, तो आपके पास जो लास्ट वाली 2 पॉसिबिलिटीज़ भी थी उनमें से कोई आंसर आना था। तो व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो पहले वाले फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर दें, log की पावर 0 वैसे ही हो जाता है 1, तो इट इज़ नथिंग बट पिक थीटा और बिग O ऑफ n पावर 2। तो बड़ा सिंपल सा था। अब ये कुछ 6-7 क्वेश्चन है कि आप मास्टर थ्योरम से इसको खुद से जो है ना प्रैक्टिस करके देख लो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई है और वाकई आपको कुछ इसकी समझ भी आई है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप बता दो, ग्रुप के ऊपर शेयर कर दो, मैं अगले लेक्चर में या वहीं पे उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप लोग ग्रुप के अंदर इसकी डिस्कशन कर लें, जो प्रॉब्लम हो अपने क्वेश्चन पोस्ट करें, हो सकता है किसी दूसरे ने सॉल्व किया हो तो उसको वो आंसर कर दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप बहुत से और क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अनाउंसमेंट तो मैंने पहले ही क्विज़ के अंदर LMS के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कर दी थी, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि आप रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से उनका फंक्शन बनाते हो और उनको सॉल्व किस तरह करते हो, 3 मेथड्स से। हर मेथड को हमने देखा, हर मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और हर मेथड में बहुत अच्छा खासा मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश करें, मेहनत करें, लेक्चर्स को देखें, जहाँ समझ ना आए दूसरी दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, चौथी दफ़ा देखें, आपस में करें, डिस्कस करें। ना समझ आए एट द एंड ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करें, वहाँ डिस्कशन हो जाएगी। और फिर मैं अगले लेक्चर के अंदर अगर मैं देखूं कि आपकी डिस्कशन कामयाब नहीं हुई है, डिस्कशन तो असल में जब आपने की तो कामयाब हो गई, लेकिन एट द एंड नहीं पहुंची है, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर उसका रिजल्ट और उसका सोल्यूशन उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप कोई क्वेश्चन पोज नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको असल में प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है। और आपको ये भी देखना है कि आप हर हफ्ते का काम उसी हफ्ते पे करो, ठीक है। तो अल्लाह आप सबको की हिफाजत फरमाए। जिस तरह के कराची में हालात हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है इन बारिशों का रुख मोड़ दे, इस जहमत को रहमत में बदल दे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुश्किल हालात में हैं लोग, तकलीफ़ में हैं, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप लोगों की भी हिफाजत फरमाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।